गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेवल हमारी बुक विस्टास का फर्स्ट चैप्टर उसकी टेक्स्ट रीडिंग करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये स्टोरी जो है ये अमेरिका न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड रेलवे स्टेशन है उसके 2 लेवल्स हैं। तो ग्रैंड रेलवे स्टेशन के 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। एक से जैसे लोकल ट्रेन्स जाती हैं या दूसरे से दूसरी स्टेट्स को दूसरे पूरे कंट्री में ट्रेन्स जाती हैं। चार्ली जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, स्टोरी का हीरो है, जो वो बिगिनिंग में ही कहता है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड रेलवे स्टेशन के 3 लेवल्स हैं। थर्ड लेवल ही क्लेम्स कि ही हैज़ विजिटेड, कि मैंने उसका थर्ड लेवल विजिट किया हुआ। अब इसमें से हम एक्सट्रैक्ट्स कैसे ले सकते हैं? आई सेड आई वॉज अनहैप्पी, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। सपोज ये एक्सट्रैक्ट हमें आता है तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो यू नो स्टोरी एंड ऑथर। सेकंड क्वेश्चन हु इज़ आई और ही। इसमें देखो कंफ्यूजिंग क्या है, ही सेड आई वाज, ही कौन है? हु इज़ ही? ही इज़ हिज साइकेट्रिक फ्रेंड सैम। हु इज़ आई? आई इज़ द प्रोटैगनिस्ट चार्ली हिमसेल्फ। और उसकी वाइफ का आ गया ना मेंशन, तो इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट was the name of his wife. Is it clear? तो और क्या कंटेक्स्ट कौन सा है? ये उसका मोनोलॉग है। ही इज थिंकिंग, किसी से बात नहीं कर रहा। ही इज टॉकिंग टू द रीडर्स, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अब उसके बाद बट दैट इज द रीजन ही सेड माई फ्रेंड्स एंड ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, माई स्टैम्प कलेक्टिंग। बचपन से ही उसको स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है, हॉबी है ये उसकी। और वो क्लेम करता है, कहता है दैट ये जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है ये हमें टेम्परेरी रेफ्यूज देती है फ्रॉम रियलिटी। व्हाट इज़ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? इट मीन्स हम थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर हो जाते हैं, हम अपनी सारी रियलिटी को भूल जाते हैं जब हम किसी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो वो एक्टिविटी जो हमें खुश रखती है। तो स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी, सभी की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक लिसनिंग, प्लेइंग। तो इस तरह से उसकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग। आगे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2, स्टोरी का पेज नंबर 2, बुक का नहीं। अब यहाँ पर वो फिर क्या कह रहा है, एंड हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहाँ का एक दिन की बात बता रहा है कि वो क्या, उसने कहा ना कि मैंने थर्ड लेवल देखा हुआ है, तो अब वो बता रहा है कि मैंने थर्ड लेवल कैसे देखा और कब देखा। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट्स फास्टर देन बस। कि एक तो होता है मेन रूट, सबवे होता है साइड वाला रूट जो शॉर्टकट होता है। कि एक रात को लेट ऑफिस से आ रहा था, घर जाने की जल्दी थी, तो उसने सबवे से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए सबवे से चला गया। अब उसे नहीं पता चला, वो बता रहा है आगे अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि वो कैसे चलता गया, और बीच में ये भी बता दिया, उसकी इंट्रोडक्शन भी दे दी कि उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, वो उस दिन क्या पहना हुआ था, वो खुद ही बता रहा अपना कि मैंने क्या पहना था, क्या, ये सारी उसकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन है। फिर वो क्या कहता है कि मैं जैसे ही ग्रैंड रेलवे स्टेशन पर गया तो वहाँ पर एक एवेन्यू है, वहाँ से चला गया और फिर नीचे मैं स्टेप्स उतर गया, फिर जहाँ से कि 20th सेंचुरी को ट्रेन्स मिलती हैं। देन आई वॉकड डाउन टू अनदर फ्लाइट होती है स्टेयर केस, फिर मैं एक और सीढ़ियों से उतर के सेकेंड, मतलब फर्स्ट लेवल से वो सेकेंड लेवल पे आ गया। फिर ये 20th सेंचुरी की स्टोरी है ना, इसलिए 20th सेंचुरी की बात हो रही है। फिर वेयर द सबर्बन ट्रेन्स है फ्रॉम, जहाँ सबर्बन ट्रेन्स आती हैं, सेकंड फ्लोर की बात कर रहा है, मीन सेकंड
लेवल की बात कर रहा है। फिर बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू द न्यू डोरवेज, वो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। और कभी कोई रास्ता बाहर वाले होटल में खुल जाता है, कोई किसी स्ट्रीट में खुल जाता है, कोई किसी मार्केट में खुलता है, क्योंकि अमेरिका का न्यूयॉर्क का रेलवे स्टेशन है ना। हम भी अगर दिल्ली जैसे बॉम्बे जैसे सिटीज़ में जाएं तो बहुत बड़े बड़े स्टेशन हैं, तो वो तो फिर अमेरिका है, उसमें और भी बड़े होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे क्या आता है, दिस प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल, उसको एक टनल मिल जाती है, वो टनल में एंटर कर जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। एस्केप का मतलब यहाँ पर लाइफ से नहीं, काम से जाना, घर जाना, तो एस्केप ही हो गया ना। तो मैं भी वहीं पर जाता हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, मैंने अपने फ्रेंड, जो उसका एक फ्रेंड है ना सैम, उससे कभी ये बात नहीं कही। अब फिर वो बीच बीच में अपने माइंड से, अपने दिल से ही बातें कर रहा है, और फिर वो वहीं पर आ जाता है कि जो कॉरिडोर में मैं चला था ना, जहाँ से वो कह रहा था मैं टनल में घूमा, आई बिगेन इन एनीथिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मुझे लगा कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पे आ गया हूँ, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से वो रोज़ जाता था अपने घर की ट्रेन पकड़ने के लिए, पर वो चलता रहा। All I could hear was empty sound of my own footsteps. उसे लगा कि अब वहाँ पर लोग नहीं हैं, कोई भी नहीं है, वो अकेला है। Empty my own footsteps means he is alone on that path. वो उस रास्ते पर अकेला है। और फिर उसको टनल का लेफ्ट टर्न आ गया, उसने टर्न ले लिया, फिर वो शॉर्ट फ्लाइट, फिर एक सीढ़ियाँ आ गई, फिर वो सीढ़ियाँ उतर गया और वो कहाँ पहुँच गया, 3rd लेवल पे, ग्रैंड रेलवे स्टेशन का। अब ये 3rd लेवल कभी किसी ने नहीं देखा और एग्जिस्ट करता भी नहीं। ये कहाँ पर है, ये बताएगा वो टिल एट द एंड ऑफ द, वो नहीं बताएगा, रादर विल गेस कि कहाँ एग्जिस्ट करता है ये 3rd लेवल, जो उसको खुद को भी दोबारा नहीं मिला। आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd, मुझे लगा वो 2nd लेवल जैसा ही है कि मैं फिर वापस आ गया हूँ कहीं घूम घाम के। बट असाइड द रूम वॉज स्मॉलर, फिर उसको कैसे पता चला कि ये 2nd लेवल नहीं है, उसकी फिर आगे इंडिकेशंस बताई हुई हैं कि रूम्स जो थे वो स्मॉलर थे, टिकट विंडोज़ कम थी और ट्रेन के गेट्स भी कम थे। इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो वुड का बना हुआ था और ओल्ड फैशन्ड था, और एक आदमी था एक बूथ में खड़ा हुआ और उसने आई शेड और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। लाइट्स डिम थी और फ्लिकरिंग थी। फ्लिकरिंग लाइट जो आजकल की हमारे पास मॉडर्न ट्यूब लाइट्स हैं, वो फ्लिकरिंग नहीं होती। वो फ्लिकरिंग लाइट कौन सी, एंड लास्ट लाइन में उसने बता दिया कि वो गैस लाइट्स थी। इट मीन्स टाइम भी पीछे चला गया और प्लेस भी पीछे चला गया। ये एक साइंस फिक्शन है। तो साइंस फिक्शन आपको पता है इसी तरह की होती है, जैसे आपने +1 में भी करी थी ना वो द एडवेंचर, वो भी ऐसे ही थी, बैक टाइम पे चला गया था वो। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 4 हम देखते हैं। फिर आगे उसी 3rd लेवल को ही यहाँ पर डिस्क्राइब करा कि नीचे स्पिटन्स जो हैं, स्पिटन्स क्या होते हैं, थूकदान, फ्लोर पे पड़े हुए हैं, आजकल तो नहीं होते ना ऐसे। अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, वहाँ पर जो फ्लिकरिंग लाइट है, गैस लाइट्स जगह जगह पे पड़ी हुई हैं। फिर उसने एक आदमी को देखा जो अपनी पॉकेट से गोल्ड की वॉच निकाल रहा था। ये वॉच भी कौन सी थी, उसके चाइल्डहुड टाइम की थी। फिर उसने वॉच को देखा और फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि अब ब्लैक 4 बटन सूट जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी ओल्ड टाइम के थे। जो मॉस्टेच का स्टाइल था वो भी ओल्ड टाइम का था। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, 1894 का टाइम आगे चल के बता देंगे, क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि ये वो टाइम का सारा फैशन था जो अपने आसपास वो देख रहा था। फिर उसने एक लेडी को देखा, उसने भी 1890s वाले फैशन की ही ड्रेस पहनी हुई थी। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, फिर वो न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास पहुंचा और उसने न्यूज़पेपर को देखा और न्यूज़पेपर के ऊपर डेट कौन सी लिखी हुई थी, 11 जून 1894। इट मीन्स वो कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। और कौन से लेवल पे चला गया, 3rd लेवल पे, ग्रैंड रेलवे स्टेशन के, जो कि अब इस समय एग्जिस्ट नहीं करता।
आई टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडो, फिर वो टिकट विंडो, मतलब इसमें से कोई भी लाइन आएगी क्योंकि वो सब उसकी अपने साथ ही बातें हैं, थर्ड पर्सन इसमें कोई भी नहीं है। टिकट विंडो के पास गया, फिर वहाँ पर उसने सोचा कि मैं अपने लिए और अपनी वाइफ लाउजा के लिए, वाइफ का नाम आ गया ना, उसके लिए एक टिकट पर 2 टिकट्स परचेज कर लेता हूँ। कहाँ जाना उसने कि इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गो गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इलिनॉइस में गेल्सबर्ग उनका टाउन था जहाँ वो बचपन में रहते थे, और वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट परचेज करने के लिए आगे चला गया। अब वहाँ जाके उसने उसको विंडो वाले बॉय मैन को बोला कि मुझे 2 टिकट्स दे दो। टिकट्स रेडी हो गई। जैसे उसने अपनी पॉकेट में से हाथ निकाला, पैसे निकाले, तो वो करेंसी जो थी ना उसने एक्सेप्ट नहीं की। अब वो इसमें बता रहा है कि 1894 कौन सा टाइम पीरियड है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एक्सट्रैक्ट्स वाले भी बन सकते हैं। वो क्या बता रहा है कि कैसे था, स्मोकिंग सिगार करते थे उस समय लोग, पाम लीव के फैंस पकड़ती थी, मीन्स आजकल जैसे फ़ैन एसी वगैरह कूलर नहीं थे, विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, बड़ा एक पीसफुल सा वर्ल्ड था। और ये टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 years इन फ्यूचर। ये 1894 का टाइम है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 years और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 40 years का गैप है। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। अब ये फिर वो बीच बीच में सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसके, तो वो उसने टिकट्स के लिए उसको बोल दिया। फिर आगे नेक्स्ट पेज नंबर 5 आ जाता हमारा। फिर वो क्लर्क ने वो मनी एक्सेप्ट नहीं की कि ये वो मनी नहीं है मिस्टर, अगर मैं तुम्हें इसके लिए पुलिस कैन बी कॉल्ड, तुम मुझे गलत करेंसी दे रहे हो, ये तो करेंसी ही नहीं है। इससे पहले कि कोई सीन क्रिएट होता, उसने सोचा कि मैं अब टिकट नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास वो करेंसी नहीं है जो करेंसी 1894 में प्रेवलेंट थी अमेरिका में। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। गेस कर रहा है कि मैं ना वहाँ से वापस आ गया और उसी वे पे आ गया जिस वे से मैं आया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। फिर अगले दिन घर वापस आ गया। नेक्स्ट डे जब उसको लंच ब्रेक हुई, उसने $300 अपने बैंक से निकलवाए और उस $300 की क्या खरीदी, ओल्ड करेंसी, जो कि उस टाइम पे चलती थी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, कहीं से भी आप खरीद सकते हो। तो फिर उसने वो करेंसी अपने पास रख ली। क्यों रख ली? बिकॉज उसे ये था कि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं 3rd लेवल पे जाऊंगा तो करेंसी मेरे पास होगी, तो मैं टिकट परचेज कर लूँगा अपने लिए और लाउसा के लिए। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन उसको दोबारा कभी भी वो प्लेस नहीं मिला। नाउ इट इज़ अंडरस्टूड टू एवरीबडी, क्योंकि हम एक बार जो चीज़ इमेजिन करते हैं वो इमेजिनेशन हमारे माइंड में ज़रूरी नहीं दोबारा वही आ जाए, और वो हम उस लेवल पे जाके इमेजिन कर लें जिस लेवल पे वो कि उसको रियलिटी नज़र आनी शुरू हो जाए। फिर लाउजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर दिस। उसने अपनी वाइफ से भी ये सारी बात शेयर करी, 3rd लेवल पे जाने की, टिकट खरीदने की और गेल्सबर्ग में जाने की, और कौन से टाइम में जाने की, 1894 में जाने की। तो लाउजा थोड़ी वरीड हो गई कि मेरे हस्बैंड का मेंटल सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि उसको हेल्यूसिनेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। इट इज़ अ स्टेज ऑफ इमेजिनेशन। एक इमेजिनेशन होती है हम बैठे बैठे सपने लेते रहते हैं, एक इमेजिनेशन होती है कि हमारी आंखों के सामने, हमारे मन की आंखों के सामने वो व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं और हमें फील होता है कि हम उन व्यूज़ के अंदर हैं। दिस इज़ कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। तो दिस इज़, ये एक मेंटल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है जब हम किसी हेल्यूसिनेशन में चले जाते हैं। फिर और ये सभी के साथ होता है। कभी कभी हमें, आपको लगता है नहीं, कभी चाइल्डहुड की बात याद करो तो आपको अपना वो बचपन वाला चेहरा भी याद आएगा, आपको अपने पेरेंट्स भी याद आएंगे, आपको अपना वो वाला घर का सीन भी याद आएगा। तो दिस इज़ हेल्यूसिनेशन। ये तो वो बातें हैं ना। इसी तरह उसने बचपन गेल्सबर्ग में बिताया हुआ,
उसने गेल्सबर्ग को देखा हुआ है और उसने उस समय के रेलवे स्टेशन को भी देखा हुआ है जो उसकी मेमोरी में ऑलरेडी सेव है, और अब अचानक से वो सरफेस पे आ गया और दोबारा कभी नहीं आया। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में, लास्ट वाली में हम लेते हैं, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय and I used to tell him about Galesburg when I went to school there, and he always said he liked the sound of place. फिर उसे अपने फ्रेंड सैम की याद आती है कि मैं उससे शेयर करता था कि जब मैं छोटे होते गेल्सबर्ग में रहता था, 1894 का टाइम था, तो मुझे कैसा अच्छा लगता था, कैसे मैं वहाँ स्कूल जाता था, कैसे वहाँ के सारे सीन्स होते थे। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। अब क्या, अच्छा इसके बीच में एक लाइन मिस हो गई कि वो सैम नहीं मिला, उसका फ्रेंड उसको मिला नहीं, और बड़े दिन वो उससे मिला नहीं, पता नहीं कहीं बाहर चला गया, क्या हुआ, तो वो कंफ्यूज होगा कि वेयर हैज़ सैम गॉन। और फिर उसने इंक्वायर किया कि सैम ने भी अपनी करेंसी एक्सचेंज कराई थी। ये भी शायद उसकी एक कहते ना वाइल्ड इमेजिनेशन होगी किसी टाइम की। अब लास्ट पे क्या होता है, वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि उसकी नेचर थी ना स्टैम्प, अपनी ओल्ड स्टैम्प्स को चेक कर रहा था। एंड यूज देम टू मेल, होता क्या था कि उसको फर्स्ट डे कवर मिल गया। अब उसने खुद ही बता दिया इसमें कि व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब मार्केट में या गवर्नमेंट कोई नई स्टैम्प इशू करती है, जैसे सपोज मुझे ही स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है, तो स्टैम्प तो छोटी सी होती है ना, उसे संभाल के रखना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं क्या करूँगी, एक खाली लिफाफा, एक एनवेलप बाज़ार से परचेज़ करूँगी, उस पर वो स्टैम्प लगाऊंगी और उसके नीचे अपना ही एड्रेस लिखूंगी, और फिर उसको बीच में, चाहे मैं अंदर से खाली हो चाहे वो, या उसके अंदर एक मैं खाली पेज डाल दूँ, और वो मैं पोस्ट ऑफिस में मीन्स लेटर बॉक्स में डाल दूँगी। और वो फिर ऑब्वियस है, मैंने अपना एड्रेस लिखा है ना, तो वो कहाँ पर आएगा, पोस्ट ऑफिस की स्टैंप भी लग जाएगी उस पर, स्टैंप के ऊपर एक प्रूफ के तौर पे भी कौन सी डेट को ये स्टैंप इशू हुई थी, और फिर वो लिफाफा, वो एनवेलप मेरे ही पास वापस आ जाएगा। अब ये वाली ऐसी एक उसको ओल्ड डे कवर मिल गया, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी उसकी इस हॉबी में उसकी बड़ी हेल्प करते थे। हो सकता है बचपन में उस टाइम पे कोई टिकट इशू हुई हो तो अपने ही सेल्फ एड्रेस पे डाली गई हो। अब वो उसने क्या लिख लिया कि इस बार सरप्राइजिंग बात क्या थी कि अंदर से एम्प्टी पेज नहीं निकला, अंदर से क्या निकली, एक लेटर निकली। वो लेटर आगे नीचे लिखी है, चार्ली, I got wishing you were right. I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now, down the street at the daily, someone's playing a piano. And there are out on the front porch singing song. I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie, and Lauza. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. ये and the note is signed Sam. उसको एक लेटर मिली। इट मीन्स कि जब वो फर्स्ट डे कवर्स सर्च कर रहा है, करते करते वो फिर से इमेजिनेशन में चला गया, और उसने उस इमेजिनेशन में ये लेटर देखी भी और पढ़ी भी। हेल्यूसिनेशन इसी को बोलते हैं। All the stamp and coin store I go to, I found that Sam brought, फिर उसे इस समय पता चलता है कि उसे पता चला कि सैम ने भी $800 की ओल्ड करेंसी परचेज की थी, और सैम उसका जो फ्रेंड था वो अब उसके साथ नहीं था और वो उसे मिला भी नहीं। अब लेटर से उसने मीन्स एक इमेजिनेशन में लेटर पढ़ ली, जिससे उसे पता चला कि वो कहाँ चला गया है, गेल्सबर्ग में चला गया। सो बेटा ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अब इसी के साथ ही, क्योंकि मुझे अलग से वीडियो ना बनाना पड़े, तो स्टोरी को आप अंडरस्टैंड करो, अच्छे से उसे पढ़ो। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट है वो टेक्स्ट से पढ़ें, नहीं है तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि बच्चे जो मैं आपको PDFs भेजती हूँ उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लो। आसपास कोई ना कोई फ़ोटो, अब शॉप्स तो खुलती ही हैं, तो वो आप टेक्स्ट ज़रूर रीड करना। मैंने सारा टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, बीच में से एक्सट्रैक्ट्स भी निकाल दिए। अब जबकि मैं आपको समझा रही हूँ, स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने इसके अपलोड कर दिए।
ये मल्टीपल चॉइस आपको अपनी नोटबुक पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने। ये तो वैसे ही मुझे कहीं से वो मिले तो मैंने आपको सेंड कर दिए, सो दैट आप भी अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लो। जी, ये आपने अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, एक्सट्रैक्ट्स रीड करने हैं, स्टोरी रीड करनी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रीड करना है। जब जैसे पहले हम क्या करते होते थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते थे। जब हमने सारे स्टोरी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन सब प्रिपेयर कर लिए तो 5 मार्क्स वाला ऑटोमेटिकली बन जाता था। क्यों? कि जब हमने सारी स्टोरी की समरी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जब हम सारे कर लेते हैं तो समरी इज़ क्लियर इन आवर माइंड, हमारे माइंड में समरी क्लियर हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है। लेकिन अब हमारी और भी माइन्यूट हो गई स्टडी। अब हम टेक्स्ट रीडिंग करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 वर्ड के जब हम सारे कर लेंगे तो उन्हीं को मिला के ही तो 2 मार्क्स के बनने हैं, और उन्हीं को ही मिला के आगे कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है जब हमने, तो 5 मार्क्स में आ जाना है। तो आपने ये टेक्स्ट रीडिंग करनी है, ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को सबको अच्छे से समझना है, खुद ही आंसर दे के देखो, क्योंकि मैंने इनके आंसर्स नहीं दिए। आंसर आपको पता ही होंगे जब आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ी होगी। दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट फॉर यू, कि आपको पता चल जाए आपको टेक्स्ट की समझ आ गई है या नहीं आई। फिर भी इन केस देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, you can contact me. Thank you, students.